एक नर्स रिसर्चर के तौर पे अपना सफ़र शुरू करना सुनने में तो बड़ा रोमांचक लगता है ना? पर इसमें चुनौतियां भी कम नहीं हैं। तो आज हम बात करेंगे उन आम मुश्किलों की जिनका सामना नए रिसर्चर्स को अपने सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कदम में करना पड़ता है, यानी एक रिसर्च प्रॉब्लम की पहचान करने में। तो चलिए इस सवाल में जरा गहराई से उतरते हैं। एक अच्छा आइडिया और एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम, आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के जवाब पर आपकी पूरी रिसर्च की यात्रा टिकी होती है। देखिए, एक रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब सिर्फ कोई सवाल पूछ लेना नहीं होता। इसका असली मतलब है नर्सिंग के फील्ड में एक असली कमी, एक गैप को ढूंढना। मतलब एक ऐसी जगह जहां नई जानकारी या नए ज्ञान से मरीजों की देखभाल को सीधे सीधे बेहतर बनाया जा सके। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में हैं और आपको बस एक खास किताब ढूंढनी है। सबसे पहली चुनौती तो यही होगी कि भाई शुरू कहाँ से करें। रिसर्च में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जहां बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स आपको आसानी से उलझा सकते हैं। अक्सर होता ये है कि जो नए रिसर्चर्स होते हैं वो मोटापा या दर्द जैसे बहुत बड़े टॉपिक्स की तरफ खिंच जाते हैं। अब ये ज़रूरी एरिया तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़े भी हैं। जब कोई इतना बड़ा टॉपिक चुन लिया जाता है तो आप समझिए कि आप जानकारी के एक समंदर में गोता लगा रहे हैं। इससे होता क्या है, आपकी रिसर्च करना नामुमकिन सा हो जाता है। और तो और ये आपके लिए और उन लोगों के लिए जो आपके काम को जांचेंगे, दोनों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है? एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम में वेरिएबल्स होने चाहिए। मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें आप नाप सकें, जिन्हें आप माप सकें। जैसे खुशी को नापना बहुत मुश्किल है ना? लेकिन आप एक हफ्ते में कोई कितनी बार मुस्कुराया, इसे गिन सकते हैं। बस इसी को हम एक मापने लायक वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपके पास एक बढ़िया वेल डिफाइंड आइडिया है। पर अब आती है असली चुनौती, एक रियलिटी चेक। क्या ये काम असल में किया भी जा सकता है? यहाँ पर एक बहुत आम गलती होती है, रिसर्च कितनी प्रैक्टिकल है इस बात को कम आंकना। नए रिसर्चर्स अक्सर ऐसे टॉपिक चुन लेते हैं जिनमें या तो पैसा बहुत लगता है, या समय बहुत ज़्यादा, या फिर ऐसे साधन चाहिए होते हैं जो उनके पास होते ही नहीं है। और कभी-कभी प्रॉब्लम आपके स्किल्स से भी बड़ी हो सकती है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, कुछ रिसर्च प्रॉब्लम्स को समझने के लिए खास तरह के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, जो शायद एक नए रिसर्चर की समझ से बाहर हो। चलिए, अब एक ऐसी चुनौती की बात करते हैं जो किसी बाहरी वजह से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से ही आती है, और ये है मोटिवेशन की चुनौती। सोचिए, जब आप आइडियाज़ के समंदर में खोए हुए हों तो किसी और का सुझाव मान लेना कितना आसान लगता है ना? चाहे वो आपके सुपरवाइजर हों या कोई साथी। हाँ, दूसरों से सलाह लेना, गाइडेंस लेना मददगार तो होता है, पर इसमें एक खतरा भी छिपा होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने टॉपिक को लेकर अंदर से उत्साहित नहीं हैं, उसमें आपकी सच्ची दिलचस्पी नहीं है, तो रिसर्च का जो ये लंबा और थका देने वाला सफ़र है, उसे पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपकी अपनी जिज्ञासा, आपकी अपनी क्यूरियोसिटी, वही आपका सबसे बड़ा ईंधन है। एक रिसर्चर होने का मतलब सिर्फ अपने आइडियाज से जूझना नहीं है, आपको बाहरी सिस्टम से भी निपटना पड़ता है। इसमें एथिकल रिव्यू बोर्ड से लेकर आपके इंस्टीट्यूट के नियम कानून सब कुछ आ जाता है। तो देखिए, एक आइडिया या तो नैतिक तौर पर गलत हो सकता है, या फिर उसे पूरा करने के लिए ज़रूरी प्रैक्टिकल सपोर्ट ही मौजूद नहीं होता। और एक नए रिसर्चर के लिए इन दोनों के बीच का फ़र्क समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। काम शुरू करने में जो झिझक होती है वो बिल्कुल स्वाभाविक है, खासकर तब जब आपको सही गाइडेंस ना मिल रहा हो। और यही डर, यही हिचकिचाहट एक बहुत अच्छे आइडिया को कभी हकीकत बनने ही नहीं देती। तो सवाल ये उठता है कि इन सारी चुनौतियों के बावजूद एक नया रिसर्चर कामयाब कैसे हो सकता है? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल कदमों पर नज़र डालते हैं जो इसमें मदद कर सकते हैं। तो सीक्रेट ये है कि इन चुनौतियों को रुकावटों की तरह नहीं, बल्कि एक चेक पॉइंट की तरह देखें। समझिए कि ये आपकी रिसर्च की प्लानिंग का एक रोड मैप है। हर चुनौती असल में एक ज़रूरी जांच पड़ताल का मौका है। और आखिर में खुद से ये सवाल पूछना है, नर्सिंग केयर में वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब देने के लिए आप यहाँ हैं? जिस दिन आपको वो सवाल मिल गया, उस दिन आपकी रिसर्च की ये यात्रा एक काम नहीं बल्कि एक मिशन बन जाएगी।